गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, ये क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है कि उन्हें मैं आज परसेप्शन के बारे में बता रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने परसेप्शन के बारे में बताया था। परसेप्शन और सेंसेशन और मोटिवेशन, इन सभी के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, है ना। और आज मैं फिर मैं परसेप्शन के बारे में आपको बता रही हूँ। संवेदन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्या होता है। कुछ उद्दीपक होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। तो अभी मैं आपको संवेदन के बारे में ही बता रही हूँ कि उद्दीपन का स्वरूप एवं विविधता क्या होता है ना। अब देखिए, सामान्यतः उद्दीपक से तात्पर्य उन सभी कारकों, घटनाओं एवं वस्तुओं से होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं, है ना। हम लोग जिस चीज़ से प्रभावित होते हैं उसी से, या घटना हो या वस्तु हो या कारक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। अब वैज्ञानिक अर्थ में उद्दीपक का अर्थ कुछ इससे हटकर होता है, इसे हटकर बताया जाता है। अब जैसे देखिए, रेबर महोदय ने कहा, रेबर हैं, उन्होंने उद्दीपक को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कोई चीज़ अर्थात कोई भी घटना, किसी चीज़, संप्रत्यय या प्रत्यक्षित वस्तु में परिवर्तन, आंतरिक या बाह्य, कोई भी परिवर्तन हो, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, जो प्राणी पर इस तरह का प्रभाव डालता है जिससे उसके व्यवहार में पहचानने योग्य परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग उद्दीपक कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट में किसी का मौत हो गया, कोई किसी के अपने चाहने वाले का मौत हो गया, तो वो व्यक्ति, उस घटना का प्रभाव उस व्यक्ति पर ज़रूर पड़ता है। वो आंतरिक रूप से उसका प्रभाव पड़ता है और उसका असर हमें बाह्य रूप से दिखाई देता है, तो उस घटना को हम लोग उद्दीपक कहेंगे, है ना। तो ये रेबर महोदय का कथन है, जिससे हम लोग इसे जो पहचानने योग्य उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उद्दीपक कहते हैं। अब देखिए, इसको यदि हम लोग इसको सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं तो हमें उद्दीपक के स्वरूप के बारे में कुछ निम्न तथ्य प्राप्त होता है। अब देखिए, कौन कौन से तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला तथ्य है, उद्दीपक की श्रेणी में किसी भी वस्तु या घटना को रखा जाता है। उद्दीपक की श्रेणी में किसी भी वस्तु या घटना को रखा जाता है बशर्ते कि उससे प्राणी के व्यवहार में पहचानने योग्य परिवर्तन हो। उसके व्यवहार में क्या होता है, पहचानने योग्य परिवर्तन हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जैसे किसी आवाज़ को सुनकर उसके तरफ व्यक्ति प्राय सिर घुमा लेता है, या तो उसमें क्या होता है, आवाज़ एक उद्दीपक का उदाहरण होता है। जो व्यक्ति के पहचानने का परिवर्तन है, सिर घुमा रहा है, तो सिर जब घुमा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें मतलब उसके व्यक्ति के में परिवर्तन हो गया। जैसे स्टैंडिंग में बैठा हुआ, या जो ऐसे सीधे बैठा हुआ है, या फिर खड़ा है, या कोई उसे आवाज़ दे रहा है, या कहीं से उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस तरफ देखता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो व्यक्ति का सिर का मोड़ना क्या होता है, वो उसमें एक परिवर्तन करता है, और आवाज़ जो है, आवाज़ एक उद्दीपक का काम करता है ना। तो उसे ही हम लोग उद्दीपक कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है, उद्दीपक का जो स्वरूप होता है, उसका जो नेचर होता है, उद्दीपक का जो स्वरूप है वो बाह्य और आंतरिक कुछ भी हो सकता है ना। वो आंतरिक और इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर के उदाहरण में आवाज़ एक बाह्य श्रेणी का उदाहरण है। आवाज़ कहाँ से आया, बाहर से आया, तो ये बाह्य उद्दीपक का उदाहरण हुआ। उद्दीपक का स्वरूप आंतरिक भी होता है। जैसे व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, यह परेशान नज़र आने लगता है, और अत्यधिक दर्द बढ़ने पर वो कराहने भी लगता है। यहाँ दर्द क्या होता है, एक आंतरिक श्रेणी का उद्दीपक है, जो प्राणी में बहुत प्रत्यक्षणीय या पहचानने योग्य परिवर्तन कर रहा है। देखिए, ये जो व्यक्ति के पेट में जो दर्द होता है, वो हमें दिखता नहीं है कि वो दर्द कहाँ हो रहा है, लेकिन उस दर्द से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो तो ज़रूर नज़र आने लगता है। यदि वो दर्द हल्का है तो कुछ खास नज़र उसके परिवर्तन नहीं आता है व्यक्ति में, लेकिन जब वो दर्द का मात्रा बढ़ने लगता है, अधिक दर्द होने लगता है, तो व्यक्ति क्या करता है, कराहने लगता है या चिल्लाने लगता है।
तो जब इस तरह का परिवर्तन होने लगता है तब हम लोग, तो ये क्या होता है, वो सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। तो यहाँ इस उदाहरण में हमने आपको इसलिए बताया कि ये दर्द जो है वो आंतरिक है, ठीक है। ये दर्द क्या हुआ, ये आंतरिक दर्द हुआ। तो उस आंतरिक दर्द को हम लोग क्या करेंगे, ये आंतरिक उद्दीपक हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक श्रेणी में इस उद्दीपक को रखेंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले उदाहरण में हमने आवाज़ वाला जो उदाहरण बताया उसमें क्या है कि वो आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये बाह्य है, बाह्य, उसे सिर घुमा लेते हैं वो बाह्य दिखाई देता है। और अंदर में जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर में जो दर्द हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होता है कि वो आंतरिक उद्दीपक कहलाता है। लेकिन उससे जो परिवर्तन होता है, उससे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है ना। तो ये आंतरिक परिवर्तन हो गया, एक बाह्य उद्दीपक हुआ और दूसरा आंतरिक उद्दीपक हुआ, ये दोनों स्पष्ट हो गया। अब देखिए, स्पष्ट हुआ कि उद्दीपक प्राणी को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है, जिससे प्राणी में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसे पहचानना या उसके बारे में जाना जा सकता है ना। अब देखिए, यदि पेट में दर्द हो रहा है और व्यक्ति कराहता नहीं या चिल्लाता नहीं तो हमें पता नहीं चलता है कि उसे क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से उसे पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार का ये दर्द हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये उद्दीपक में भी कई प्रकार होते हैं, है ना, कई प्रकार होते हैं। उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए, उद्दीपक में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो इस 5 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, पहला है दृष्टि उद्दीपक, ठीक है, मतलब विजुअल स्टिमुलस फर्स्ट है। सेकेंड है श्रवण उद्दीपक, मतलब ऑडिटरी स्टिमुलस, है ना। तीसरा है स्पर्श उद्दीपक, टच स्टिमुलस, ठीक है। चौथा है स्वाद उद्दीपक, है ना, गेस्टेटरी स्टिमुलस। और पांचवा है घ्राण उद्दीपक, अल्फैक्टरी ये स्टिमुलस। तो ये हैं मुख्य रूप से 5 उद्दीपक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो इस 5 उद्दीपक के बारे में मैं एक एक करके आपको अगले क्लास में स्पष्ट रूप से क्लियर करके मैं आपको बताऊंगी, और कि ये दृष्टि उद्दीपक या श्रवण उद्दीपक या फिर स्पर्श उद्दीपक, स्वाद उद्दीपक और घ्राण उद्दीपक क्या होता है, कैसे होता है, किस किस तरह से ये परिवर्तन करता है। तो इसे मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी। और तब तक के लिए बच्चों, आज आप इस उद्दीपक के स्वरूप को जान लिए। अब इसके प्रकार के बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।